हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एमएस कोचिंग की इस सीरीज़ में। तो आज हम आपके लिए कक्षा 11वीं का चैप्टर नंबर 10 हमारे परिधान, जो कि होम साइंस सब्जेक्ट का है, के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लाए हैं। तो चलिए बिना देरी करते ही शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वस्त्रों के क्या क्या कार्य हैं। तो सबसे पहले वस्त्रों का कार्य है कि शालीनता या मर्यादा के लिए। आमतौर पर ये सबसे प्रमुख कारण माना जाता है कि वस्त्र क्यों धारण किए जाते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, वस्त्र धारण करने का मुख्य कारण शालीनता या मर्यादा, जैसे कि मैंने अभी बता ही दिया आपको। और आपने देखा होगा, जैसे कई बार छोटे बच्चे जो होते हैं वो बिना कपड़े पहने इधर उधर घूमते रहते हैं, ठीक है, और उन्हें ऐसा करने में कोई झिझक भी महसूस नहीं होती या फिर उन्हें कुछ गिल्टी भी फील नहीं होता। लेकिन जैसे जैसे बच्चा थोड़ा बड़ा होता जाता है तो उसके परिवार के सदस्य या फिर उसके माता पिता उसे अपने शरीर को ढक कर रखने की आवश्यकता या फिर उसके बारे में बताते हैं कि ये क्यों जरूरी है। ऐसे ही प्रत्येक समाज में शालीनता या मर्यादा की जो धारणाएं होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है। तो ये जो शालीनता या मर्यादा होती है, इसकी जो डिसीज़न होता है वो एक सोसाइटी करती है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ भारतीय समाज की, तो भारतीय समाज में साड़ी या फिर सूट को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। लेकिन अगर हम बात करें वेस्टर्न कंट्रीज़ की, तो उसमें ज़्यादातर लोग जीन्स या फिर शॉर्ट्स को प्रेफरेंस देते हैं। तो चलिए अब समझते हैं सुरक्षा के लिए। आमतौर पर लोग सुरक्षा के लिए भी कपड़े पहनते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी है तो आप सर्दी से बचने के लिए स्वेटर वगैरह पहनेंगे, और अगर बहुत ज़्यादा गर्मी है तो आप ऐसे कपड़ों का चयन करेंगे जिससे आपको गर्मी ना लगे, जैसे कि सूती कपड़े और महीन कपड़े, ठीक है। तो अब समझते हैं सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए। जैसा कि आपको पता ही होगा, जैसे डॉक्टर हो गए, ठीक है, पुलिस हो गई, वकील हो गए, आमतौर पर इनकी जो ड्रेस होती है वो डिसाइडेड होती है, ठीक है। तो वो उनके सामाजिक स्तर को भी दिखाते हैं कि उनका समाज में क्या क्या स्थान है। ऐसे ही आजकल आपको पता ही होगा, लोग फैशन के दौर में जी रहे हैं। तो जैसे कि कपड़े भी बहुत ज़्यादा सस्ते सस्ते आने लगे हैं, तो बहुत सारे लोग जीन्स टी शर्ट सलवार कुर्ता आदि पहनना बहुत पसंद करते हैं। और यह जो कपड़े होते हैं वो हर आयु वर्ग आजकल पहन रहा है, तो इससे उनकी सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा भी पता चलती है। अब समझते हैं श्रृंगार के लिए। कपड़े इसलिए भी पहने जाते हैं ताकि हम आकर्षक दिखाई दे। ये तो सिंपल सी बात है, आपको भी पता ही होगा। आकर्षक वस्त्र व्यक्ति के समूह में उपस्थिति को बढ़ाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं, आप एक टीम में खड़े हो, समझ लो आप कहीं जा रहे हो और वहाँ पे आपको बहुत सारे आपके जानने वाले मिलते हैं। तो उसमें अगर आपके सबसे अच्छे कपड़े होंगे और आप सबसे ज़्यादा आकर्षक लग रहे होंगे तो आपकी वो उपस्थिति को बढ़ा देगा। मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा, मतलब कि हम कह सकते हैं कि आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा आकर्षित लगेंगे दूसरे व्यक्तियों को। ऐसे ही हर व्यक्ति, चाहे वह किसी भी समाज या फिर किसी भी आर्थिक वर्ग से संबंध रखता हो, चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, वह भी आकर्षक दिखने के लिए, मतलब कि अट्रैक्टिव दिखने के लिए अच्छी तरह से सज सवर और श्रृंगार करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आते हैं कपड़े। तो कपड़े भी एक तरीके से श्रृंगार के लिए पहने जाते हैं। तो लास्ट है आत्म अभिव्यक्ति के लिए। पहनावे से आत्म अभिव्यक्ति भी की जाती है। जैसे कि वस्त्रों से आपको अच्छा अनुभव होता है। जब आप बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं तो आपको बहुत अच्छा फील होता है, ठीक है। वे आपके भावों के बारे में भी बताते हैं। जैसे कुछ किशोरों को, मतलब कि जैसे कुछ अडल्ट लोगों को तुमने देखा होगा अपने मित्र समूह में ही अपनी प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए कीमती और नए फैशन के कपड़े पहनना उन्हें बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, और वो जब वो उन्हें पहनते हैं तो उन्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होते हैं। और कुछ परिधान, मतलब कि कुछ जो कपड़े होते हैं किसी व्यक्ति समूह के प्रति आपके विद्रोह की भावना को दर्शाते हैं। जैसे कि किशोर कई बार ऐसे वस्त्र पहनते हैं जिससे उन्हें पता है कि घर के बड़े लोग उनको अनुमोदन नहीं करेंगे, मतलब कि उन्हें आज्ञा नहीं देंगे कि वो ऐसे कपड़े पहने। तो वस्त्र के ये सारे कार्य होते हैं। तो सबसे पहला हमने क्या पढ़ा था, शालीनता या मर्यादा के लिए। दूसरा क्या है, सुरक्षा के लिए। तीसरा क्या है, सामाजिक स्तर और प्रतिष्ठा के लिए। चौथा क्या है, श्रृंगार के लिए। और पांचवा लास्ट है जो, वो है आत्म अभिव्यक्ति के लिए। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं कि वस्त्रों के चयन को प्रभावित करने वाले कारक बताओ। तो हमें ऐसे कारक बताने हैं जो वस्त्रों के चयन को प्रभावित करते हैं। मतलब कि अगर हम जो भी कपड़े चुन रहे हैं वो किस किस फैक्टर से प्रभावित हो रहे हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे फैक्टर है जिसकी वजह से हम कपड़ों का चयन कर रहे हैं, मतलब कि हम ये कपड़े ले रहे हैं। तो ऐसे बहुत से फैक्टर हैं जिनकी वजह से हम कपड़ों का, अलग अलग कपड़ों का चयन करते हैं। तो पहला है आयु, उसके बाद है जलवायु और मौसम, उसके बाद है अवसर, उसके बाद है फैशन और उसके बाद है आय। तो चलिए एक एक करके सबको समझते हैं। तो सबसे पहला है आयु। आयु मतलब कि एज। जैसे कि जिस व्यक्ति के लिए कपड़ों का चयन किया जाना है उसकी आयु तथा अवस्था को ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि अगर नवजात तथा बच्चों के लिए कपड़ों या फिर
परिधानों का चयन करते समय उनकी आयु मतलब कि एज को ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी होता है, क्योंकि माता पिता या परिवार के बड़े बुजुर्ग ही बच्चों के कपड़ों के संबंध में निर्णय लेते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कि छोटे बच्चे जाते हैं दुकान पे और कपड़े लेके आ जाते हैं, नहीं, क्योंकि माता पिता कपड़े लेने जाते हैं तो उन्हें पता होना चाहिए बच्चे की आयु कितनी है, बच्चों की एज कितनी है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वस्त्रों को लेके आते हैं। चलो फिर अगला समझते हैं, जलवायु और मौसम। तो विभिन्न किस्म के कपड़े पहनने का एक मुख्य उद्देश्य होता है, जैसे कि पर्यावरण और मौसम से शरीर को भी बचाना। इसलिए बच्चों के लिए कपड़ों का चयन क्षेत्र की जलवायु मतलब कि क्लाइमेट के अनुरूप ही करना चाहिए। जैसा कि वहाँ पे जैसा क्लाइमेट है वातावरण में वैसे ही कपड़ों का चयन करा जाना चाहिए। जैसे कि ठंडे मौसम में पहने जाने वाले कपड़े गर्मी में प्रदान करने वाले होने चाहिए, मतलब कि गर्मी प्रदान करने वाले होने चाहिए, मतलब कि ठंड में ऐसे कपड़े पहने जाने चाहिए जो हमें गर्मी का अनुभव कराए, ताकि ठंड से छोटे बच्चे बच सकें या फिर कोई भी एज ग्रुप के लोग बच सकें। तो कुछ विशेष किस्म के कपड़े और पहनावे साल भर में मात्र 3 या 4 महीने के लिए उपयोग किए जाते हैं, और ऐसे कपड़े को खरीदने से पहले उनकी कीमत और मात्रा पर भलीभांति विचार कर लेना चाहिए। और कपड़े के चयन के दौरान बच्चों की शारीरिक वृद्धि दर को भी ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि अगले मौसम तक बच्चों के बड़े होने के कारण उनके कपड़े जो होते हैं कभी कभी छोटे भी हो जाते हैं। जैसे कि आमतौर पर हमारे साथ भी ऐसा बहुत बार होता है। जैसे कि अगर हमारे कोई कपड़े, अगर हम छोटे हैं, अगर हम कपड़े खरीद के लेके आए हैं तो उसके 1 या 2 साल बाद वो कपड़े हमारे छोटे आने लग जाते हैं, क्योंकि हमारी हाइट बढ़ जाती है। तो चलिए अब अगला समझते हैं, अवसर के अकॉर्डिंग भी हम जो कपड़े चुनते हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा बदलाव आता है। तो चलिए समझते हैं कैसे। अवसर यानी कि ओकेज़न, जैसे कि कपड़ों का चयन बहुत हद तक अवसर और दिन के समय पर भी निर्भर करता है, जैसे कि या सुबह या फिर रात। यदि वस्त्र अवसर तथा स्थान के अनुरूप ना पहने जाए तो व्यक्ति अक्सर उपहास का पात्र बनता है, मतलब कि उसकी बेइज्जती की जाती है। जैसे कि योगा के दौरान आपको ऐसे कपड़े पहनने पड़ेंगे जिससे आप फिट महसूस करो। ऐसा नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहन के जा रहे हैं तो आप योगा नहीं कर पाएंगे, और आप अगर वहाँ पे आसपास और भी लोग होंगे तो वो आपका मजाक बनाएंगे। ऐसे हर समाज में विभिन्न प्रकार के अवसरों के अनुरूप पहने जाने वाले वस्त्र संबंधी कुछ अभिलिखित नियम होते हैं। जैसे कि अगर आप पार्टी में जा रहे हो तो पार्टी वियर कपड़े पहन के जाने पड़ेंगे, अगर आप स्कूल जा रहे हो तो आपको स्कूल की ड्रेस ही पहन के जानी पड़ेगी, अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग पहन के जाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे अवसर के अकॉर्डिंग कपड़े पहने जाते हैं। तो अगला समझते हैं फैशन। तो फैशन का मतलब है जो आजकल की दुनिया में चल रहा है, जैसे कि उस विशिष्ट शैली, एक ऐसी विशिष्ट शैली जो एक समय अवधि के दौरान समान आयु वर्ग के लोगों के बीच में प्रचलित होती है। जैसे कि समझ लो ये एक टाइम पीरियड चल रहा है, ठीक है, और ये एक टाइम पीरियड के लोग हैं। तो इस टाइम पीरियड में जितने भी फैशन जो चल गया वो जितने भी लोग इसको फॉलो कर रहे हैं उसे ही बोल देंगे फैशन आम लैंग्वेज में। जैसे कि ज़्यादातर फैशन जो फॉलो किया जाता है वो ज़्यादातर फिल्मों में से देख के फॉलो किया जाता है, और कुछ फैशन ऐसे भी होते हैं जो परिधान की किसी विशेषता को बहुत अधिक उजागर करते हैं, मतलब कि जो कपड़े होते हैं उसको अलग ही स्टाइल दे देते हैं, या केवल समाज के किसी विशिष्ट वर्ग को प्रभावित करते हैं या फिर किसी समाज के एक छोटे से हिस्से को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। तो फैशन के इस प्रकार के रूप को फैडस भी कहते हैं, ठीक है। तो फैशन एक समाज के वर्ग को प्रभावित करता है तो उसी को हम क्या बोल देते हैं, फैडस। क्या बोलते हैं, फैडस, ठीक है। तो अब समझते हैं कि आय किस प्रकार वस्त्रों के चयन को प्रभावित करती है। तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है, मतलब कि जो उसकी फाइनेंशियल स्टेटस है, भी कपड़ों को चयन को काफ़ी हद तक प्रभावित करती है, जैसे कि अमीर गरीब, ठीक है। तो आर्थिक स्थिति का प्रभाव केवल वस्त्रों की खरीदारी के दौरान ही नहीं दिखता, बल्कि विभिन्न उद्देश्यों के लिए कपड़ा खरीदना कितना टिकाऊ है। जैसे कि अगर आपके पास कम पैसा है तो आप ऐसे कपड़े का चयन करेंगे या फिर ऐसे कपड़ा चुनेंगे जो बहुत ज़्यादा लंबे समय तक टिक सके और साथ में अच्छा भी दिखे, ठीक है। उसे किस प्रकार की देखभाल रख रखाव की आवश्यकता होगी, ठीक है। और आप उन कपड़ों को इस तरीके से रखेंगे ताकि वो ख़राब भी ना और लंबे टाइम तक चले। और इसके अतिरिक्त परिवार में बच्चों की संख्या, उनकी आय में अंतर और लिंग भी कपड़े के चयन को प्रभावित करते हैं, ठीक है। तो आयु, जलवायु और मौसम, अवसर, फैशन और आय, ये सारे कारक हैं जो वस्त्रों के चयन को, मतलब कि हम कौन से वस्त्र चुन रहे हैं, सारे फैक्टर्स को प्रभावित करते हैं। तो चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, बच्चों के परिधान की 4 आवश्यकताओं का वर्णन करो। तो बच्चों के जो कपड़े होते हैं उनमें क्या क्या आवश्यकताएं होनी चाहिए उनका वर्णन करना है। तो सबसे पहला है आराम
और सुविधा। तो बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो आरामदायक हो और सुविधाजनक हो। जैसा कि आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं वो घुटनों के बल चलते हैं या फिर लोट-पोट होते रहते हैं या फिर पालथी मारते हैं या ऊपर चढ़ने जैसी बहुत सारी क्रियाकलाप वो करते रहते हैं। तो उस स्थिति में उन्हें ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो हमेशा उन्हें आराम दे, मतलब कि आरामदायक हो, और जो भी वो एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उसमें वो सुविधाजनक, सुविधापूर्वक वो पूरी तरीके से कर ले, उन्हें कोई भी चोट वगैरह ना लगे। दूसरा है सुरक्षा। तो उन्हें ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो सुरक्षाजनक हो, मतलब कि आरामदायक और सुविधाजनक तो हो ही, साथ में वो उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को बहुत ज़्यादा ढीले कपड़े पहना देते हैं तो हो सकता है वो उसमें फंस के गिर जाए, या फिर अगर हम उसे बहुत ज़्यादा टाइट कपड़े पहना देते हैं तो हो सकता है उसका आने वाला विकास रुक जाए। तो इसलिए हमें उसे उचित प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए, ना ज़्यादा ढीले ना ज़्यादा टाइट। ठीक है, तो चलते हैं तीसरे लिए, वृद्धि के लिए गुंजाइश। तो हमें बच्चों को ऐसे कपड़े पहनाने चाहिए जो आने वाले टाइम में, क्योंकि वो वृद्धि करेंगे तो आने वाले टाइम में इतनी गुंजाइश हो कि हम उनके कपड़े उनके थोड़े टाइम बाद भी आ जाएं। जैसा कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि को देखते हुए वस्त्रों को लंबा करने की गुंजाइश होनी चाहिए कि उसे हम लंबा कैसे कर सकते हैं। जैसे कि पैंट या फ्रॉक है, ठीक है, तो उसके निचले किनारे पर अतिरिक्त कपड़ा होना चाहिए, मतलब एक्स्ट्रा कपड़ा होना चाहिए, ताकि उसे हम बाद में खोल के उसे बड़ा कर सके। ठीक है, और ऐसे कपड़े उनके लिए बनाने चाहिए जो बाद में थोड़े टाइम बाद पहनने के बाद सिकुड़ ना जाए। अगला है स्वयं सहायता। तो कपड़े ऐसे होने चाहिए जिससे बच्चे स्वयं आसानी से उतार सके और पहन भी सके। ठीक है, ऐसे कपड़े नहीं जो ज़्यादा स्टाइलिश हो जिसे पेरेंट्स ही पहनाने पड़े। ठीक है, अगर उसे कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो इजीली उसे उतार भी सके और कई परिस्थितियों में वो उसे खुद पहन भी सके। तो बच्चों के परिधान की 4 आवश्यकताएं होती है। तो पहला क्या बताया था मैंने, आराम और सुविधाजनक होनी चाहिए, सुरक्षाजनक होने चाहिए, साथ में उन कपड़ों में वृद्धि के लिए गुंजाइश भी होनी चाहिए, और लास्ट क्या बताया, स्वयं सहायता। स्वयं सहायता मतलब वो अपनी खुद से सहायता कर सके, मतलब कि वो खुद कपड़े को पहन सके और उतार भी सके। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।